सिंगू बॉर्डर की, जहां आज एसकेएम की बैठक हुई। 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी। सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम तय किए गए हैं, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल होंगे। इसी के साथ साथ जोगेंद्र उग्राहा, शिव कुमार कक्का, बलवीर सिंह राजेवाल का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं, और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात है। दूसरी बात, जितनी भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए उनकी कंपनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं, जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास। हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने सीएम मनोहर लाल को खेलो हरियाणा गेम्स 2021 से जुड़ी यादगार एल्बम भेंट की। ये भेंट विभाग की तरफ से आयोजित खेलो हरियाणा गेम्स के आयोजन को लेकर की गई। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण लिया, जिसके बाद सीएम ने कहा है कि पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के सफल आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 25 तरह के विभिन्न खेलों का आयोजन इसमें किया जाएगा, जिनमें देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों का शुभारंभ 5 फरवरी को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जाएगा। इस बार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हरियाणा को मेजबानी के लिए मिला है। तो इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार का, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी, सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और खेलो इंडिया जो है मेजबानी करने का हमको अवसर मिला। लोहारू के सिवानी में आयोजित बाल पशु मेले में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने किसानों की आय को दोगुना करने पर जोर दिया। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनने के लिए दूध उत्पादन और दूध से जुड़े उत्पाद, मछली पालन को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का दुग्ध उत्पादन है, जिसे बढ़ाकर 20,000 करोड़ करना होगा। इसके अलावा जेपी दलाल ने ऐलान किया कि हर जिले में बड़े पशु अस्पताल खोले जाएंगे और प्रदेश में 3 बड़ी लैब खोली जाएंगी। इसकी मदर का कितना इसकी 18 केजी प्लस है पक्का। महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट की ओर से नीलम बाटा रोड के वैश्य भवन में अपने तृतीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज के पढ़े लिखे युवाओं के वैवाहिक रिश्तों का मिलन करवाना है, जिसमें पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि संस्था का गठन साल 2019 में केदारनाथ अग्रवाल की ओर से किया गया था और तब से लेकर अब तक ये संस्था समाज हित में निःशुल्क सेवा भाव से काम किए जा रही है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष मनोज बंसल, वाइस प्रेसिडेंट अजय बंसल, कोषाध्यक्ष हर्षवर्धन गर्ग, इसके साथ ही और भी अन्य लोग मौजूद रहे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर निशान साधा। सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में हर साल करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। रात को सड़क बनाई जाती है, सुबह टूट जाती है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने पिछले 7 साल में अलग अलग आयोजन करके पूरी तरह से लूटा है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सरकार को किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। रिवाड़ी पहुंचे जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जेजेपी के स्थापना दिवस पर पहुंचने का आह्वान किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार को 1 साल देरी किए बगैर ही किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए था, लेकिन अब मान लिया है तो बाकी मांगों को भी सरकार जल्द पूरा करे ताकि सरकार पर किसानों का विश्वास बना रहे। जो बैठे लोग हैं उन लोगों ने तय करना है, बट हमारा स्पष्ट तौर पे कहना है कि देर सवेर किसानों की जो मांग है तो सरकार से विश्वास और ज्यादा वो होगा, कम होगा। इसलिए हमारा आग्रह ये है भाई, इनकी बात जैसे अगर ये हम मानते हैं भाई 1 साल लंबा क्यों खींचा, पहले ही मान लेनी चाहिए थी। इसलिए अब ये बची कुची भी जो मांगे हैं इनकी, केस वापस लेने की या जो कोई और है, वो इनकी मान लेनी चाहिए। उसमें डिले नहीं करना चाहिए। जितना डिले करेंगे उतना दोनों पक्षों में नुकसान होगा। नहीं लग रहा है कि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश के चुने नजर इसको वापस लिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। और कोई भी फैसला, इतना बड़ा फैसला जिसका प्रभाव कई राज्यों में हो, उसको एक राज्य की सिर्फ चुनावों से जोड़ के देखना गलत है। एक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। मैं भी आपके माध्यम से ही सुनता हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे से भी डिस्कस नहीं होती। ये टॉप लेवल की पार्टी, दोनों पार्टियों की लीडरशिप डिस्कस करती है, बट सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्द। कोरोना के वेरिएंट को लेकर पलवल स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सिविल अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट के लिए बनाए गए लेबर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ओमिक्रॉन वायरस भारत में दस्तक दे चुका है। ऐसे में कोविड के नए मरीजों की संख्या ऊपर की तरफ बढ़ रही है। फिर से स्वास्थ्य विभाग के सामने कई सारी चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। पलवल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रकार की नई चुनौतियां इस बार की गई हैं। इन चारों में सबसे बड़ी उपलब्धि पलवल सिविल अस्पताल में तैयार की गई नई तकनीक के साथ कोविड-19 की जांच के लिए बनाई गई RT-PCR लैब है। इस लैब का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसको शुरू भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ मुख्य सिविल सर्जन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अस्पताल में चल रही तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कहना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर लगातार पिछले 1.5-2 साल से लड़ाई चल रही है। पूरा देश, प्रदेश और विश्व लड़ रहा है। उस संदर्भ में पलवल जिले में भी उसी प्रकार से तैयारी की गई है। जैसे पिछले दूसरी लहर के अंदर हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी बहुत परेशान करती है, मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसीलिए जिले के अंदर जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हॉस्पिटल के अंदर लगाए गए हैं। जो पलवल हॉस्पिटल है वो वहाँ पर जो 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया और उसका ड्राई रन कर लिया गया है और वो सक्षम है इस कार्य को करने में। उसके अलावा उसको गैस पाइपलाइन से बेड तक पहुँचा दिया गया है। लगभग 80 बेड्स पर ऑक्सीजन बेड्स पर पहुंच गई है और उनको वहीं पर वो उपलब्ध हो जाएगी। प्रदूषण के चलते गुरुग्राम के स्कूलों को बंद किए जाने के आदेशों के बाद से प्राइवेट स्कूल संचालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले पर लगातार स्कूल संचालक सवाल उठा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि क्या घर पर रह रहे छात्र प्रदूषण से बच रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल बंद करने के फैसले से छात्रों को शिक्षा का काफी नुकसान हो रहा है। बढ़ते पोल्यूशन के चलते गुरुग्राम में एक अलग ही असमंजस का माहौल बनने लगा है। स्कूल मालिक इस बात को लेकर परेशान है कि स्कूल खोलें या फिर नहीं, और अभिभावक इस बात को लेकर परेशान है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। स्कूल भेजना और स्कूलों को खोलना,
इन दोनों के ही बीच कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। आज हम गुरुग्राम के सेक्टर 10 में बने जीएवी स्कूल पहुंचे हैं, जहां पर उनके मालिक से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अचानक आए ऐसे आदेशों के बाद किस तरीके की चुनौतियां जो हैं स्कूल प्रशासन के सामने खड़ी हो जाती है। सर, स्वागत है आपका हर खबर पे। जी सर, जो स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है कि स्कूलों को बंद किया जाए अगले आदेशों तक, तो किस तरीके की चुनौतियां आप लोगों के सामने आ रही हैं और इस चुनौतियों से इस फैसले के बाद कैसा नुकसान जो है देखने को मिलता है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बात है बच्चों की पढ़ाई की। यदि बात करें कि लगातार लोग जो कई बार मजाक उड़ता है कि भाई स्कूल वालों को बड़ी परेशानी हो रही है, स्कूल वालों को आप सो कॉल्ड जितने बड़े स्कूल हैं, जैसे जितने भी बड़े नाम है डीपीएस या एमएटी या कोई भी आप बात करते हो, या किसी और छोटे से बड़े स्कूल की बात कर लो, फीस तो कमोबेश सबकी आई, कम आई या ज्यादा आई। तो मेरे ख्याल में मुद्दा फीस का ना हो के मुद्दा है पढ़ाई का। स्कूल वालों के पेट में इसलिए दर्द है क्योंकि असल में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, और वही उनका करियर है, वही उनका फ्यूचर बनाते हैं। जितने अपने राजनेता, अभिनेता, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, सभी ने डेस्क बेंच से गुजरे हैं। तो मेरे ख्याल से स्कूल वालों को ये दर्द समझने की जरूरत है कि उनका प्रोडक्ट खराब हो रहा, उनका प्रोडक्ट है बच्चा। अब बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसे किसी भी माध्यम से आप जोड़ सकते हो, बट ऑफलाइन क्लास का कोई भी जरिया दूसरा हो नहीं सकता ऑल्टरनेट। अब यदि अचानक से आए आदेश कि कल से स्कूल बंद, इस आदेशों को रिव्यू करने की जरूरत है कि जब चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले तो चरणबद्ध तरीके से ही बंद करो, कि भाई अगले हफ्ते 10 दिन सिचुएशन को रिव्यू करते हैं। यदि ऐसा रहा, पॉल्यूशन लगातार बढ़ा, तो हम स्कूलों को बंद कर देंगे, या फिर स्कूल संचालक किसी एक ऑल्टरनेट के साथ सामने आए कि भाई वो इस चीज को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, कैसे वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से दूसरी चीजें करी जा सकती हैं। मेरे ख्याल में वो ज्यादा बढ़िया तरीका है। अदरवाइज बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरे से हैम्पर हो रही है। तो एक स्कूल में कितने छात्रों से ये अंदाजा लग पाएगा कि आखिर कितने बच्चे जो हैं सिर्फ एक जीएवी के माध्यम से ही जो है जिनका जो भविष्य है अंधकार में दिख रहा है? एवरेज अब 7 स्कूल हैं गुड़गांव में जीएवी के, तो जीएवी के माध्यम से ही तकरीबन 4,500 बच्चों की तो क्लास मिस हो ही रही है। जब 4,500 बच्चा, उसके सिबलिंग्स लगा लो किसी और स्कूल में पढ़ने वाले, या पेरेंट्स के केस में 4,500 से वो 9,000 हो जाते हैं। फिर वो इंडिविजुअल पेरेंट जो सिंगल पेरेंट है या दोनों मियाँ बीवी वर्किंग है, उनका अंदाजे लगाओ कि यदि स्कूल बंद होने से उनकी वर्किंग कितनी हैम्पर होती है। और सबसे बड़ी बात, कितने स्कूल पेरेंट्स, मैं तो अपने मीडियोकर स्कूल की बात करूं यदि, तो कितने सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बच्चों को अलग से एयर प्यूरिफायर खरीद के दे पाएंगे, किस लेवल तक वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को वो एयर प्यूरिफायर भी कम कर पाएगा। हमने बहुत सारे मतलब ऑफिसेज में एयर प्यूरिफायर देखे, बट वो 20 से 30% इंडेक्स को कम कर सकते हैं। अब प्यूरी एयर क्लीन हो जाती फिर कहना क्या था, फिर तो बड़ा आसान इलाज था। बट शायद इतने सस्ते इलाज अवेलेबल नहीं है। ट्रकों की एंट्री बैन करने से, स्कूल बंद कर देने से, किसी और बहाने से पॉल्यूशन से बचने की बजाय वो तरीके ढूंढे जाने चाहिए, और उसमें स्कूल वालों को भी साथ बिठाना चाहिए। जैसे आप लोग चैनल पे अक्सर पूछते हो एक्सपर्ट की राय, या ये इस चीज के एक्सपर्ट हैं, कई बार रक्षा सौदों में आप रक्षा वालों के एक्सपर्ट को बैठाते हो, तो स्कूल के केस में भी स्कूल वाले एक्सपर्ट को जो 30-40 साल से स्कूल चला रहे हैं, उनकी राय ली जानी चाहिए कि भैया अब ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे तो पढ़ाई बहुत बुरे से खराब होने वाली, आपकी क्या राय। तब वो लोग आएंगे सॉल्यूशन के साथ, तब कोई एक चीज बनेगी। कम से कम बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज्यादा ध्यान पेरेंट्स के बाद यदि कोई रख सकता है तो वो टीचर्स हैं। पेरेंट्स कंसर्न है कि मैं कौन से स्कूल में जाऊं, बट स्कूल में जाने के बाद फिर वो स्कूल ऑनर या वो प्रिंसिपल कंसर्न है कि बच्चे की पढ़ाई सुचारू रूप से चले, और वो बुरे से खराब हो रही है। तो कैसे जो है देश का भविष्य वो उज्जवल होगा, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। और इसी बात का जो दर्द है वो जो स्कूल के ओनर हैं उनमें नजर आ रहा है, परेशान है इस बात को लेकर कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए, मगर बच्चों की पढ़ाई ना रोकी जाए। तो अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा सरकार या फिर शिक्षा विभाग किस तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर भविष्य में चिंतित नजर आता है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर। हिंदी विभाग, संगीत विभाग की ओर से हिंदी साहित्य अकादमी पंचकुला और जयराम कन्या महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल ने शिरकत की, और इसके अतिरिक्त संस्थान के निदेशक एसएन गुप्ता, केसरी देवी, लोहिया पब्लिक स्कूल की प्राचार्य अंजू अग्रवाल, शिक्षण संस्थान का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुदेश रावल ने मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पंचकुला, चरखी दादरी,
भिवानी, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र से अनेक सुप्रसिद्ध और गणमान्य कवि मौजूद रहे। आज दिनांक 4 दिसंबर 2021 को हरियाणा साहित्य अकादमी तथा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी विभाग और संगीत विभाग द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे हरियाणा से, चरखी दादरी से, भिवानी से, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला तथा कुरुक्षेत्र के सुप्रसिद्ध कवियों ने शिरकत की। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, चिंतक और अधिष्ठाता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र रहे लालचंद गुप्त मंगल जी ने इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिले की आईएमटी रोजका मेव को लेकर एक बार फिर से किसान एकजुट होते नजर आ रहे हैं। आईएमटी के लिए 9 गांव के किसानों की 1600 एकड़ भूमि को कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कम राशि देकर अधिग्रहण किया था, जिसके बाद किसानों ने 1 साल लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया तो बीजेपी की सरकार ने किसानों की बात मानते हुए धरना को समाप्त कराया। लेकिन एक बार फिर से किसान आईएमटी रोजका मेव को लेकर एकजुट हो रहे हैं, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं आईएमटी रोजका मेव के सामने 9 गांव के सैकड़ों किसानों ने पंचायत की। पंचायत के बाद किसानों ने कहा है कि जब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती तब तक यह धरना चलता रहेगा। जो हमारा एक एग्रीमेंट तैयार हुआ था उसमें हमारी कुछ शर्तें लिखी हुई थी, जिसमें हमारे 9 गांवों के लिए भाई कब्रिस्तानों की 4 दीवारी, स्कूलों की और एक बच्चों के रोजगार के लिए जी और खेल का ग्राउंड के लिए जो हमारी वह सारी शर्तें लिखी हुई हैं। अब मुआवजा तो बढ़ा नहीं, उसके बावजूद काम चालू हो गया। तो काम चालू होने पे जब हम वहाँ पे गए तो वो जो एग्रीमेंट हुए थे वो सारे उनके खिलाफ है। वो ना तो बच्चों को रोजगार दे रहे, ना कोई स्टेडियम दे रहे, ना कोई जो कब्रिस्तानों की 4 दीवारी हो वो, और इनमें एक प्लॉट भी दी थी जमींदार। हमारे कुछ मसाइल हैं जो सरकार ने हमसे कमिटमेंट किया था कि हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। जो प्लॉट हैं वो हमें 6500 रुपये के रेट से दिए जाएंगे रेजिडेंशियल प्लॉट, और यहाँ काम करने के लिए हमारे आदमियों को प्रायोरिटी दी जाएगी। आज सरकार उन बातों पर पीछे हट रही है। तो किसानों ने अपनी मांगों को लेकर यहां ये बड़ी पंचायत की है और उन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये इसी तरीके से उनका धरना चलता रहेगा। झज्जर के गांव में चारा काटने के दौरान एक मजदूर के दोनों हाथ चारा मशीन में आ गए और इस हादसे में गंभीर चोट के चलते मजदूर ने दम तोड़ दिया। मृतक राजस्थान का रहने वाला था। पुलिस ने बताया है कि मृतक मजदूर अपने वाहन पर ही चारा काटने का काम करता था। उसने चारा काटने की मशीन गांव सिलानी में लगा रखी थी। जब वो चारा काट रहा था इसी दौरान उसके दोनों हाथ चारा मशीन में आ गए। मृतक के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। ये मशीन में आने जो चारा काटने की मशीन है उसमें आने से लगी चोट के कारण मौत हुई है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? ये राजस्थान रायपुरा। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है जी नरसिंह सन ऑफ गिरधारी लाल। किसान है या मजदूरी करेगा जी, खुद का ट्रैक्टर था। अच्छा, से चारा काटने हर साल आता है 16 साल से। तो इसके दोनों हाथ चले गए थे? हाँ, दोनों हाथ आगे आगे पहुंचे थे। अंबाला के कपड़ा व्यापारी की महिला के साथ धोखाधड़ी मामले में मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मामले में 29 नवंबर को युवती ने शिकायत दी थी कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए थे। मामले में महिला थाना की एसएचओ देवेंद्र कौर ने बताया कि युवती का कहना है कि जनवरी 2020 में उसकी सोशल साइट पर दोस्ती हुई थी और जुलाई 2020 में आरोपी ने उससे शादी का वादा करते हुए उससे संबंध बनाए थे। सर, हमारे पास 29 नवंबर को एक विक्टिम आई थी जो कंप्लेनेंट ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि सर 2020 में उसकी मुलाकात हुई थी किसी लड़के के साथ। तो उसको सर
शादी का झांसा देकर सर उसके साथ रिलेशन बनाए और फेसबुक के माध्यम से सर उनकी जान पहचान हुई थी, जो काफी लड़के के कहने पे उसने सर मैरिज नहीं की, तो रेप का एलिगेशन है सर हमारे पास। अहमदाबाद में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 15 में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नागरिक अस्पताल की कोरोना टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर कनुप्रिया ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने लोगों से टीकाकरण का भी आग्रह किया। उन्होंने चिंता जताते हुए बताया है कि लोगों में कोरोना टीकाकरण की दूसरी डोज अभी 50% बकाया पड़ी है। तो अहमदाबाद में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसके बाद यहां हड़कंप मच गया। तमाम एहतियाती जो कदम हैं वो भी अब उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल पहुंचे और ये उनका यहां का 2 दिवसीय दौरा है, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिवसीय अपने दौरे के दौरान वो काफी बिजी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिन के दौरे पर यहां पहुंचे हैं और इसी कड़ी में पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनता दरबार लगाया। दरअसल करनाल को एक नई सौगात मिलने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे दिन नगर निगम के नए दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। ये नगर निगम का दफ्तर सेक्टर 12 में बना है, जिसे 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। हमारी नई बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और इस जो नए भवन है इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि पहले बहुत से लोगों के कोर्ट और निगम के दोनों काम होते थे। तो जैसे हमारे अधिवक्ता यहीं बैठते हैं, नोटरी यहीं बैठते हैं और जो हमारे ये सब रजिस्ट्रियाँ वगैरह यहीं होती हैं, तो लोगों को फिर वहाँ वापिस जाना पड़ता था, फिर आना पड़ता था। कई बार एक दिन में काम नहीं हो पाता। अब ये हो जाएगा कि सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध है। बैंक भी सारे यहीं है, HSVP ऑफिस भी यहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे नागरिकों को बड़ी सुविधा होगा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा अंबाला पहुंची। कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी में वो पहुंची। आपको बता दें कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर अंबाला में कांग्रेस पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय स्मरण उत्सव समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कुमारी सैलजा ने की। इस मौके पर कांग्रेस ने चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक, नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि 1971 में हमारी बहादुर सेना ने न सिर्फ देश को बचाया, बल्कि पड़ोसी देश के लोगों की आवाज को दबने से बचाया। कुमारी सैलजा ने देश के जवानों को सलाम भी किया। विजय दिवस वैसे हम 16 को मनाते हैं। आज हम यहाँ पर हरियाणा का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे कैप्टन डावर आए हैं AICC की ओर से। ये सारा कमेमोरेशन जो हो रहा है, इनकी देखरेख में 50 साल हम मना रहे हैं 1971 की जंग के, लड़ाई के, जिसमें एक देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहाँ के बहादुर लोगों का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के कारण और हमारी जो बहादुर सेना, भारत की बहादुर सेना, हमारे ऊपर हमला किया गया, लेकिन हमारी बहादुर सेना ने न केवल अपने देश को बचाया, लेकिन जो पड़ोसी देश जो उस समय खतरे में था, क्राइसिस में था, एक हिस्सा, उन लोगों की आवाज़ को दबाने से उन्हें बचाया और एक नए देश के जन्म में उनका योगदान। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।